आ जाएगा। समझ गए? चलो यहाँ देखो, हिंदी की समझ में चलेंगे। सबसे पहले विराम चिन्ह, ठीक है। हम हिंदी में जो प्रयोग करते हैं वाक्य के बीच बीच में आ जाता है क्या, विराम चिन्ह। इन्हीं चिन्हों को समझेंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है, क्या हमारे पास इतनी पावर है कि हम यहाँ से यहाँ तक एक सांस में पढ़ सकते हैं? नहीं ना, यानी कि कई बार रुकना पड़ेगा, है ना। रुकने के तरीके अलग होते हैं, किसी को हम रोक करके समझाते हैं और किसी को पूरा वाक्य समझाते हैं। तो वही चीज़ सीखना है हमें, यानी कि विराम चिन्हों का प्रकार पढ़ना है और इसके क्यों रुका जाता है, किस लिए रुका जाता है, किस चिन्ह का कहाँ प्रयोग होगा, तो ध्यान से समझना। पहला है अल्प विराम। अल्प मतलब छोटा, ठीक है, उसको लिखते जाना। अल्प मतलब क्या होता है, छोटा। छोटा विराम मतलब जो हम चिन्ह लगा रहे हैं, ठीक है। विराम मतलब रुकना। विराम मीन्स क्या हो जाता है, रेस्ट। विराम मीन्स रेस्ट। और चिन्ह तो हम उसको पहचानने के लिए देते हैं। चिन्ह मतलब पहचानना, पहचान यानी कि आइडेंटिटी, है ना। रेस्ट करना और क्या चीज़ है, तो अल्प विराम मतलब छोटा विराम। छोटा चिन्ह क्या है, छोटी पहचान क्या है। तो छोटा पहचान हम कैसे करेंगे, ये जो है दिख रहा है नीचे, इस चिन्ह को बोलते हैं अल्प विराम। तुम्हारा आ जाएगा कि अल्प विराम निम्न में से कौन सा चिन्ह है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आता है ना। तो अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा, मतलब छोटा चिन्ह। समान महत्व वाले शब्दों के साथ, जैसे एक कोई समान महत्व, किसी व्यक्ति का नाम दिया है, 3-3 व्यक्ति का नाम दे देगा, 4-4 व्यक्ति का नाम दे देगा, 5-5 व्यक्ति का नाम दे देगा एक साथ, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल में देखो, राम श्याम और मोहन। राम श्याम और मोहन 3 व्यक्ति हैं यहाँ, है ना। तो राम के बाद हम क्या दिखाते हैं उसको, अल्प विराम लगा के, उसके बाद श्याम और मोहन। राम श्याम और मोहन। अगर यहाँ 4 व्यक्ति आ जाता तो कैसे लिखते, राम कोमा श्याम कोमा राधा और मोहन, ऐसे लिखते। बाजार गए, इन चारों को अगर दिखाना था तो हम ऐसे लिखते ना, यानी कि राम अलग है, श्याम अलग है, राधा अलग है और मोहन अलग है। समझ आया या जल्दी बोलो, अल्प विराम समझ आ गया। अल्प विराम यानी कि छोटा, कई व्यक्तियों के नाम एक साथ आ जाए तो उसको हम दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट है अर्ध विराम। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, आधा विराम। यहाँ था अल्प विराम, यहाँ आधा विराम, तो ऊपर पॉइंट होता है और नीचे इस प्रकार का। अब हमने क्या किया, ऊपर पॉइंट इसे, मतलब अर्ध विराम, आधा चिन्ह। तो जहां हमें अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े, है ना, वही यहाँ पे अल्प विराम में थोड़ा सा रुकना पड़ा था, राम मोहन, राम श्याम और मोहन। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़े, उससे थोड़ा ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल से समझो, सूर्य निकला, ज़्यादा रुके हम, वहाँ हम लिखे राम श्याम और मोहन। सूर्य निकला, ठीक है। उसके बाद पक्षी चहचहाने लगे, फिर हम रुके, फिर किसान भी हल लेकर चल पड़े। तो सूर्य निकलते ही क्या होता है, पक्षी लोग चहचहाने लगता है। उसके बाद पहले ज़माने में किसान उठता था और अपना हल लेके बहार पहुंचता था, सबसे पहले जाता था ना। अब क्या है, ट्रैक्टर का ज़माना है और तो कई सारी चीज़ें आ गई, मशीन, जिससे हम अपने खेतों की जल्दी जुताई कर लेते हैं। तो ये समझ आ गया, अल्प विराम से ज़्यादा रुकना पड़े तब हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का। याद रहेगा, अल्प विराम से ज़्यादा प्रयोग करें तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अर्ध विराम का। चलो अगला है अपूर्ण विराम। तो अपूर्ण विराम यानी कि अपूर्ण है नहीं, पूरा विराम नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है, वो अपूर्ण विराम है, ठीक है। पूर्ण विराम अगला पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं अपूर्ण विराम। विराम तो है लेकिन पूरा नहीं है, अपूर्ण है वो। तो अपूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है, 2 बिंदा और डैश, दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं अपूर्ण विराम। चिन्ह को याद कर लेना, एक जगह कॉपी में लिख लो, अल्प विराम का ऐसा चिन्ह होता है, अर्ध विराम का ऐसा होता है, अपूर्ण विराम का ऐसा होता है। जहाँ किसी बात का उत्तर, अगर हम किसी बात का उत्तर दे रहे हो या उदाहरण अगली पंक्ति में देना पड़े, बस इतना याद कर लेना। अपूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, जिसका उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना पड़े, पहली पंक्ति में ना दें। जैसे प्रधानाचार्य से वार्ता, यानी कि प्रधानाचार्य से वार्ताओं का अंश यहाँ उदित है,
मतलब प्रधानाचार्य से हमने जो जो बातें किया कि 26 जनवरी पे क्या क्या करना है उसका उदाहरण यहाँ है। अब यहाँ तुम लिख लो क्या क्या बातें किए थे, समझ गए? जो भी बातें किए होंगे तुमने यहाँ दिखाया। तो उससे पहले हम किसका प्रयोग कर दिए हैं यहाँ पे? अपूर्ण विराम का। जैसे हम कोई लिखते हैं ना कि इसके बारे में, यानी कि इसकी परिभाषा लिखो, जैसे लिख के देते हैं, चलो कार्य की परिभाषा लिखो, कार्य, और उसके बाद ऐसे देते हैं, मतलब कार्य के बारे में सब चीज़ बताया गया है इधर। इससे समझ जाते हो, इस बिंदा से ही समझ जाते हो कार्य के बारे में हम लिखने वाले हैं, कार्य की परिभाषा को समझने वाले हैं। तो वही चीज़ है, प्रधानाचार्य से जो भी वार्ता किया, जो भी वार्ता मतलब बातें करना, जो भी बातों का अंश हमने उससे जो भी चीज़ें बातें किया है उसके बारे में यह उद्दित है, यानी कि यहाँ दिखाया गया है। समझ आया? तो उसका हम प्रयोग करेंगे अपूर्ण विराम। अब है पूर्ण विराम। पूरा पूरा विराम कब लगाते हैं? जब वाक्य खत्म हो जाता है। बहुत ईजी, वाक्य खत्म हो जाए उसके आगे कुछ नहीं है, वो पूर्ण विराम है। सही है? वाक्य पूरा होने पर इसका प्रयोग करते, जैसे मोहन घर गया, उसके बाद क्या? कुछ नहीं। यह सोहन पढ़ रहा है, उसके आगे कुछ नहीं। दोनों अलग अलग वाक्य है, एक वाक्य यह है, एक वाक्य यह है, इसके आगे कुछ नहीं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में इसको दिखाया ना, मतलब हम आगे उदाहरण बताना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम बताना चाहते हैं। पूर्ण विराम का मतलब आगे दिखाना चाहते हैं। पूर्ण विराम मतलब आगे कुछ नहीं है। मोहन घर चला गया। समझ आ गया? पूर्ण विराम इजी है। अपूर्ण पूर्ण एक साथ याद करोगे, अल्प और अर्ध विराम एक साथ याद करोगे, समझ आ जाएगा। अगला प्रश्नवाचक इजी है, जिसमें क्या आ जाए, सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, क्यों आ जाए। सेंटेंस के बीच में क्या क्या आ जाए, क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, ये भी आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि वो प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो हम खूब पढ़े, इंग्लिश में पढ़े हो ना, प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, और इसके वाक्य लास्ट में हम इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, यही है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में इसका प्रयोग करते हैं। इससे पता चल जाता है कि वो प्रश्न पूछना चाह रहा है हमसे। जैसे वो तो वाक्य से पहचान लो, आप किस समय आए, पूछ रहा है ना, आप किस समय आए, प्रश्न पूछ रहा है। आप कब खाए, प्रश्न पूछ रहा है। आप कब गए, ये आप कब स्कूल जाते हैं, ये आप कब पढ़ते हैं, ये आप कहाँ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, प्रश्नवाचक। ये इजी है, आए समझ? उधर खसको। चलो अगला है निर्देशक। इसको समझो। निर्देशक इस प्रकार से देते हैं, किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना है। ठीक है, किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो तब इसका प्रयोग करते हैं। मतलब उत्तर या उदाहरण हमने पहले नहीं दिया, उसको आगे देने का मतलब है। जैसे देखो यहाँ, राम बोला, क्या बोला, कोशिश कर रहे हैं ना, राम बोला मतलब इसका उत्तर हम आगे देना चाह रहे हैं। तो राम बोला मैं अभी आया, या राम बोला मैं अभी खेल रहा हूं। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे कि हम क्या बोलते हैं, निर्देशक, यानी कि आगे वो निर्देश दे रहा है। राम बोला, क्या बोला, मैं अभी आया। समझ आया? चलो ये है निर्देशक चिन्ह। तो अगला है योजक चिन्ह। तो तुम्हारा जो सबसे अधिक एग्जाम में आता है यहां से आता है, विस्मयावबोधिक चिन्ह, उसके बाद कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह सबसे अधिक आता है और अपूर्ण और पूर्ण सबसे अधिक आता है। आया था ना? तो यहाँ से चलेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को हम हाइपन्स भी कहते हैं इंग्लिश में, ये है हाइपन्स। ठीक है, योजक चिन्ह को हम हाइपन्स भी कहते हैं। और ये निर्देशक है। निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है और योजक चिन्ह छोटा होता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग योज करना, यानी कि योजक हाइपन्स का प्रयोग करते हैं दो शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे वह क्या है, दिन और रात, दिन और रात को हमने जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया, किसका, योजक चिन्ह का। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, निम्न में से योजक चिन्ह बताइए। समझ आया? तो योजक चिन्ह दो को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वह दिन रात अथक परिश्रम करता है। अथक मतलब बिना थके हुए, है ना, परिश्रम कर रहा है। समझ आया योजक चिन्ह? चलो कोष्टक। कोष्टक होता है इस प्रकार से, जिसे बोलते हैं ब्रैकेट बंद। पढ़े हैं ना मैथ में, बड़ी कोष्टक, फिर मंझुलकी कोष्टक,
फिर छोटकी कोष्टक बनाते हैं ना, इसी को बोलते हैं ब्रैकेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। तो कोष्टक को बोलते हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ करेंगे? किसी शब्द का अर्थ को लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसी शब्द के अर्थ को लिखना है, जैसे बताना है शीत। अब ये समझ नहीं आएगी यार शीत क्या है, नहीं समझ आया? तो शीत मतलब ठंड होता है, बोले शीतलहरी पड़ रहा है, यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। जैसे बोलेंगे अथक, नहीं समझ आया, बिना थका, उसको ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में भी दिया रहता है, ब्रैकेट में दे देता है ना कि समझने के लिए। तो शीत का ही समझाया गया है कि इसको हम ठंड भी कहते हैं, यानी कि इसका ये पर्यायवाची दे दिया है। तो इसी को दर्शाने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं हिंदी में। समझ आया? चलो, कोष्टक तो इजी है, से कई व्यक्ति मर गए, तो इस प्रकार के कुछ भी आया। चलो, ठंड से कई व्यक्ति मर गए तो इसको दिखाया। कोष्टक को समझ आ गया। एक ही शब्द को दिखाने के लिए हम उसके अर्थ को समझाने के लिए हम लिखते हैं। अगला है उद्धरण। तो उद्धरण का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। उद्धरण उद्धृत वाक्य इन चिन्हों के बीच रखा जाता है। उद्धृत वाक्य इन चिन्हों के बीच रखा जाता है। जैसे सीता बोली तो रुक गई, तो क्या लगाएंगे? खेल। रात में कहाँ जाती है रे? कल भी बोले थे ना तुमको, अल्प विराम। ठीक है, अब यहां देखो क्या बोला। सीता बोली मैं सुकुमारी नाथ ये लिखा है, दिखाओ तो। सुकुमारी नाथ बन जोगी, बन जाऊंगी लिख दो यहाँ। ठीक है, सुकुमारी नाथ बन जोगी, जोगी, सुकुमारी नाथ बन जोगी, सही है। चलो, सीता बोली मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी। तो यहाँ अब यहाँ पे क्या दे रखा है? उद्धृत वाक्य चिन्हों के बीच को रखा जाता है, मतलब इस प्रकार से हम इसको दिखाते हैं। तुमने पढ़ा होगा कभी, कहानी पढ़ते हुए तो आता है। और इसको भी ऊपर की ओर दिखाया जाता है। पहला चिन्ह ऐसे और दूसरा ऐसे, इसको बोलते हैं उद्धरण। उद्धरण, उद्धरण। ठीक है, ये धा है, धा। अगला, ये क्वेश्चन बार बार आता है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये इजी है। ये दिखाता है किसी को, जैसे बर्थडे मनाओगे तो, यानी कि हर्ष है तुम्हारे अंदर, उल्लास है। क्या मनाने वाले हो? छठ पूजा या दीपावली। इन सभी को दिखाने के लिए हम हर्ष हो, कहीं शोक मना रहा हो, दुख मना रहा हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। आश्चर्य हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ऐसे के लिए यूज करते। जैसे हाय हाय, मतलब इस प्रकार का चिन्ह हो। तो सिंपल याद करना, एग्जाम में जो आएगा, बताओ निम्न में से विस्मय बोधिक चिन्ह कौन सा है? तो जिसमें ऐसे और नीचे एक बिंदा आ जाए। ठीक है, इतना ही याद रखना है। जैसे उसने मार डाला, आहा बोलता है ना कोई, तुम बोलो अरे उसने मार डाला, वो बोले ओहो, तो यानी कि उस प्रकार का। चलो आगे, इतना ही याद करना। ये सबसे अधिक एग्जाम में पूछता है, समझ लो। ये सबसे अधिक पूछता है, ये सबसे अधिक पूछता है, उसके बाद ये और ये, समझे? आया था ना? एक बार में याद नहीं होगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 दिन, और बाद में इसको रिवीजन के लिए रख लो। संस्कृत में भी आया था क्या? अच्छा, पहले कर लो। चलो आगे देखो। राघव चिन्ह, राघव चिन्ह को ऐसे प्रयोग किया जाता है। यह होता है किसी चीज को संक्षिप्त में दिखाने के लिए, किसी को एब्रीविएशन करने के लिए, समझ गए? जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर को छोटे में कैसे लिख देते हैं? ऐसे। ठीक है, और भी कोई शब्द आ जाए जिसमें भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप, एब्रीविएशन कर देते हैं, उसी को हम राघव चिन्ह कहते हैं। याद रहेगा? राघव चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य को छोटा दिखाने के लिए, किसी वाक्य को छोटा दिखाने के लिए, किसी वाक्य को छोटा दिखाने। अल्प विराम मतलब छोटा विराम। जैसे राम और श्याम को दिखाएंगे तो अल्प विराम, राम श्याम और जो भी हो, राधा। अगला है अर्ध विराम। इसमें अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना पड़े, जिसमें अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना पड़े। सूर्य निकला, समझ आ गया?
चलो अगला है अपूर्ण विराम, मतलब पूर्ण विराम से पहले जहां किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तब हम प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम जहां पे हम वाक्य खत्म हो गया हो हमारा, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अब हमें आगे कुछ नहीं कहना है, अब यहीं समाप्त करते हैं ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह समझ जाओगे, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सभी आ जाए तो उसमें लगा देते हैं। हाँ, निर्देशक क्या चीज, यहाँ देखो निर्देशक, निर्देशक में होगा किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो, समझ आ गया। उसके बाद योजक चिन्ह में इसमें हाइपन्स का प्रयोग करते हैं। इसमें दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, दो शब्दों को जोड़ना, जैसे दिन और रात, दाल भात लिखते हैं ना, इस प्रकार से। अगला कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह में एक शब्द को अर्थ को समझाने के लिए करते हैं। कोष्टक चिन्ह अर्थ को समझाते हैं, इतना याद करना, ज़्यादा याद नहीं। कोष्टक चिन्ह में अर्थ को समझाते हैं, ठीक आ गया। जैसे हम लिख देंगे गर्मी तो उसको कोष्टक में लिखाएंगे गरम, समझ आ जाएगा। उद्धृत चिन्ह, उद्धृत वाक्य इन चिन्हों के बीच रखा जाता है। अरे क्यों, याद हो गया, याद कर अभी सुन भाई, पढ़।